हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। चलिए आज हम लोग देखेंगे सत्य की साझेदारी से रिलेटेड जितने भी आपको शॉर्ट आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को कवर किए हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपका क्लास शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सत्य की साझेदारी विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। सत्य की साझेदारी के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। इसे आपको बताना है। इसे आप शॉर्ट में भी बना सकते हैं और लॉन्ग में। आपको लॉन्ग में बताया जाएगा जिससे आपको शॉर्ट भी बन जाए और लॉन्ग भी बन जाए। तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखा जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है सत्य का क्षैतिज वितरण, मतलब कि पूरे क्षेत्र में वितरण कैसे होगा। तो विधायिका बना के, कार्यपालिका बना के और न्यायपालिका बना के। सबसे पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कैसे कैसे किया जाएगा। तो केंद्रीय सरकार, ठीक है ना, जो कि पूरा केंद्र पे ध्यान देगा। प्रांतीय सरकार, राज्य सरकार, ठीक है ना, और स्थानीय सरकार, जो जिस क्षेत्र में के सरकार होंगे उस पर ध्यान देंगे। हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट पे आते हैं सामुदायिक सरकार, जो सामुदायिक जो समाज का हो वह विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी। तो जहाँ पे जिस क्षेत्र में जिस भाषा के बोलने वाले समूह होंगे उस वहाँ पे उसी तरह के सामुदायिक सरकार का गठन किया जाए। पॉइंट नंबर 4, दबाव समूह द्वारा भागीदारी हो, ठीक है ना, मतलब कि विपक्ष सरकार का भी इसमें भागीदारी होना जरूरी है, ठीक है ना। इसी बस आपको ये 4 लाइन को अच्छी तरह से याद रखना है। इसी को आप लिखें। आपको निश्चित तौर पे इसमें 5 मार्क्स भी मिल सकते हैं और 3 मार्क्स 2 मार्क्स सभी मिल सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बेल्जियम के समाज में विभिन्न भाषाई लोगों के बीच तनाव का क्या कारण थे। जो बेल्जियम के समाज थे, भाषाई लोगों के बीच में तनाव का क्या कारण थे, इनको बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट, बहुसंख्यक डच अवहेलना थे। जो बेल्जियम में थे वह बहुसंख्यक कौन थे, तो डच थे, ठीक है ना। डच की आबादी सबसे ज़्यादा थी, उसके बाद फ्रेंच की आबादी थी। पॉइंट नंबर 2, अल्पसंख्यक फ्रेंच की अधिक ताकतवर और समृद्ध होना। देखिए बेल्जियम में तो 80% डच थी और 20% फ्रेंच थी, फिर भी फ्रेंच ज़्यादा ताकतवर थे और बहुत ही समृद्ध थे, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3, आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ एक खास समुदाय तक सीमित रहना, मतलब कि एक ही वर्ग को ज़्यादा ध्यान दिया गया था, उसी लिए इसका तनाव का कारण बन गया। पॉइंट नंबर 4, राजनीतिक सत्ता का एक समुदाय विशेष पर केंद्रित होना, मतलब कि उसका जो सत्ता का सामुदायिक क्षेत्र था वह जो कि केंद्र पर ही निर्भर था, राज्य पर निर्भर नहीं था। इसीलिए बेल्जियम के समाज में विभिन्न भाषाई लोगों के बीच में तनाव के कारण थे, ठीक है ना। आपको ये 4 पॉइंट को लिख देना है, अच्छी तरह से देख लें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद ने किस प्रकार सामाजिक तनाव को जन्म दिया। जो सामाजिक तनाव था उसे किस प्रकार जन्म दिया था। तो सबसे पहला पॉइंट, बहुसंख्यकवाद के तहत सिंहलियों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया। जो सिंहली थे उसके विशेषों का ध्यान रखा गया। तो जो भी कुछ दिया जाता था वह सिंहली भाषाएं बोलने वाले लोग को दिया जाता था, ठीक है ना। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों का सिंहली का एकाधिकार, जो भी महत्वपूर्ण क्षेत्र थे वहाँ सभी पर सिंहलियों का अधिकार दे दिया गया था। सिंहली को एकमात्र राजभाषा का दर्जा दिया गया था। जो सिंहली थे वहाँ के उन्हें राजभाषा का दर्जा दे दिया गया था और अन्य जो थे उन्हें नहीं दिया गया था। 4 पॉइंट, तमिलों के हितों में दरीनिकार करना, मतलब कि तमिल को सभी अधिकारों से वंचित रखना, तमिल को राजनीतिक अधिकार से वंचित रखना, ठीक है ना। वही बताया है, लेकिन जो भी अधिकार दिया जा रहा था उस सभी से उन्हें वंचित रखा जा रहा था। तो इसी के कारण वहाँ पे सामाजिक तनाव का जन्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, बस आपको इतना ही लिखना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, तर्क बताइए। मोस्ट VVI, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है इसके बारे में बताना है। तो पॉइंट नंबर 1, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव कम करता है।
जो भी विभिन्न समूह होते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग जाति, उनसे टकराव को रोकता है। कौन? सत्ता की साझेदारी। मतलब कि पूरे देश में सत्ता की साझेदारी बहुत ही जरूरी है। यह लोकतांत्रिक मूल्य के अनुकूल है, मतलब कि लोकतांत्रिक सरकार इसमें होता है। पॉइंट नंबर 3, यह राजनीतिक अस्थिरता को कम करता है। जो राजनीतिक अस्थिरता होती है उन्हें कम करता है। कौन? तो सत्ता की साझेदारी, ठीक है ना, इसीलिए बहुत ही आवश्यक है। पॉइंट नंबर 4, सत्ता में अधिक से अधिक लोगों का भागीदारी बनना, मतलब कि जो भी सत्ता हो उसमें अधिक से अधिक लोगों का भागीदारी होना, ठीक है ना, मतलब कि सत्ता को हर क्षेत्र में बांटना और सभी को एक समान अधिकार प्राप्त होना, उसी को सत्ता में साझेदारी कहा जाता है। इसीलिए यह बहुत ही हमारे लिए आवश्यक है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। सामाजिक विविधताओं वाले शासन में सत्ता का बंटवारा किस प्रकार किया जा सकता है? बताइए। सामाजिक विविधताएं होते हैं, मतलब कि अलग अलग शासन में सत्ता का बंटवारा किस प्रकार किया जा सकता है? तो देखिए, विभिन्न सामाजिक समूह जैसे भाषा, धर्म समूह के बीच सत्ता का विभाजन किया जाए अलग अलग तरीके से। जहाँ पे जो भाषा बोलने वाले लोग हैं वहाँ पे उस प्रकार अधिकार दिया जाए। पॉइंट नंबर 2, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों और महिलाओं को विधायिका में हिस्सेदारी दिया जाए। जो विधायिका हो उसमें जो पिछड़े वर्ग है उसे भी हिस्सा दिया जाए, जिससे सत्ता में साझेदारी और भी मजबूत हो जाएगी। अल्पसंख्यक समुदायों का आरक्षण देगा, ठीक है ना, मतलब कि अलग से आरक्षण दिया जाए जो पिछड़ा वर्ग है उन्हें। पॉइंट नंबर 4, अत्यंत पिछड़े हुए वर्ग को अलग सरकार की नीतियाँ बनाना, ठीक है ना। जो पिछड़ा, बहुत ही पिछड़ा अत्यंत वर्ग है उन्हें अलग से अधिकार प्राप्त दे और उन्हें आरक्षण भी देकर उसका विकास किया जाए। बस इतना आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। श्रीलंका में पास हुए 1950 के कानून के अनुसार सिन्हरी लोगों के वर्चस्व के 3 प्रावधान लिखिए। मतलब इनके 3 प्रावधान को लिखना है। तो सबसे पहला, सिन्हरी भाषा को श्रीलंका के राजकीय भाषा घोषित कर दिया गया था। जो 1950 में कानून के अनुसार सिन्हरी को वर्चस्व कैसे कैसे बना, तो सिन्हली भाषा को श्रीलंका का राजकीय भाषा घोषित किया गया। पॉइंट नंबर 2, सिन्हली लोगों को शिक्षक संस्था और सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी गई। जो भी शिक्षक भर्ती या कोई भी नौकरी थी उसमें सबसे पहले सिन्हली लोगों को ही मान्यता दी जाती थी और अन्य लोगों को बिल्कुल ही नहीं दी जाती थी। सिन्हली लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार था। मतलब कि जो भी राजनीतिक क्रिया थी, वोट देना और किसी प्रकार की वोट में खड़ा होना, वो सभी किसके पास थी? तो सिन्हली लोगों के पास थी। अन्य वर्गों के पास यह मान्यता नहीं थी। बौद्ध धर्म को पूजा अर्चना का पूर्ण स्वतंत्रता। जो भी बौद्ध धर्म का पूजा अर्चना का पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। जो भी अधिकार थे सभी बौद्ध धर्म के मानने वालों को ही दिया गया, ठीक है ना। तो आज की क्लास में यही 6 प्रश्न को रहने देते हैं। अगले क्लास में आपको इससे रिलेटेड और भी प्रश्न को कराया जाएगा। धन्यवाद।